हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्वागत है आपका डे 6 मैराथन में। ठीक, अपन ने लास्ट क्लास कहाँ पे छोड़ी थी सर? वैल्यूएशन में। सर आपने कई दिनों से क्लासेस हमारी रिकॉर्ड करके हमें दी नहीं। हाँ बच्चों, कोई बात नहीं, कुछ टाइम में किसी चीज़ में बिजी हो गए थे, पर अब आपकी क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं। एग्जाम से पहले आप इनको देख लीजिएगा, हो सके जितने चैप्टर्स आप कंप्लीट करके जाइए मेरी तरफ से जीएसटी के। ठीक, मेन क्लास में तो अपन ने सारे कवर किए थे, और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर आपने लाइव क्लासेस सारी नहीं पूरी नहीं दी है ये मैराथन वाली, तो आप मेरे पुराने रिकॉर्डिंग क्लासेस भी देख सकते हो, वो भी यूक्यू अवेलेबल है कुछ अमेंडमेंट्स के साथ। ठीक, जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो मैंने अलग से अमेंडमेंट क्लास ली है। ठीक, तो वो पुरानी क्लासेस देख के भी आप मेरी अमेंडमेंट क्लासेस दे सकते हो। ये तो मैं एक्स्ट्रा आपसे लाइव रहा हूँ, जिससे मैं आपसे कनेक्टेड रहा हूँ, इसलिए मैं वापस से वही क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को इंतजार हो कि सर हमें तो पूरा कोर्स जल्दी से जल्दी चाहिए, अब तो दिन बहुत ही कम बचे हैं, तो आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, ध्यान रहेगा। ठीक है, आज अपन ने वैल्यूएशन में जो लास्ट हो रहा था उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे को जहां तक याद है मैंने रूल नंबर 27, रूल नंबर 28 और रूल नंबर 29 रीड विद 30 एंड 31 तीनों रूल के साथ क्या लगता है, रीड विद 30 एंड 31 मैंने आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है, रूल नंबर 27 आपका जनरल रूल था। ठीक, जबकि प्राइस जो आप ट्रांजेक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं थी तो आपका रूल नंबर 27 लगा था, और जब ट्रांजेक्शन वैल्यू रिलायबल नहीं थी रूल नंबर 28 लगा था, और जब ट्रांजेक्शन वैल्यू रिलायबल ही नहीं थी जब दो लगे थे एक्चुअली, रूल नंबर 28 और रूल नंबर 29। ठीक, रूल नंबर 28 लगा था आपका डीम्ड डिस्टिंक्ट्स और रिलेटिव्स के बीच में, और रूल नंबर 29 लगा था प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। याद रहेगा बच्चों? हाँ सर याद रहेगा, याद ही था। ठीक है, इतना तो हमने कर ही लिया था। आप तो आगे लेके चलो हमें आगे। देखो यहां पे लिखा रखा है रूल नंबर 13 स्पेशल रूल्स प्रोवाइड्स, क्या लिखा हुआ है? स्पेशल रूल प्रोवाइड वैल्यू ऑफ सप्लाई। लिखा हुआ है रूल 31A वैल्यू ऑफ लॉटरी इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ लॉटरी इन केस ऑफ ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। चाहे ऑपरेट गवर्नमेंट करे चाहे नॉन गवर्नमेंट करे, इन्होंने भला बाइफर्सिफिकेशन करके सेपरेटेड करके दिखा रखा है। मैं आपको बता रहा हूँ दोनों में एक ही तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? दोनों में एक ही तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। वैल्यू ऑफ लॉटरी इन केस ऑफ ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट या हो या नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों में एक ही तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे? लॉटरी रन बाय गवर्नमेंट होगी तो असेसेबल वैल्यू क्या लेंगे अपन? असेसेबल वैल्यू क्या लेंगे अपन? वैल्यू, फेस वैल्यू और वैल्यू नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट विच एवर इज हायर। ठीक, तो मतलब यही होगी, हर बार यही होगी। क्या करोगे आप? वैल्यू ले लोगे जो भी फेस वैल्यू होगी लॉटरी टिकट की, या फिर जिस प्राइस में वो मार्केट में अगर प्रीमियम पे बिक रहा होगा, ठीक, तो और वैल्यू नोटिफाइड द गवर्नमेंट विच एवर इज हायर। ठीक है, तो प्रीमियम में बिक रहा होगा या नोटिफाइड गवर्नमेंट ने करी कोई सी भी फेस वैल्यू, और नोटिफाइड द गवर्नमेंट और प्रीमियम में बिक रहा होता वो भी, तो तीनों में से, यहाँ तो दो ही लिखी हुई है, मैं बता रहा हूँ तीनों में से क्योंकि वैल्यू नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट वो एक ही चीज़ है प्रीमियम पे अगर बिक रहा होगा तो। ठीक है ना, तो विच एवर इज हायर वाली वैल्यू पकड़ लोगे और डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 128%। मतलब क्या मान रहे हो कि जो भी आप टिकट बिक रहा है उसमें जीएसटी अलग से कलेक्ट नहीं किया जाएगा, जिस भी अमाउंट में वो बिक रहा है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानने के लिए, उसमें जीएसटी का पोर्शन सेपरेट करने के लिए आप क्या करोगे? डिवाइड बाय 128% कर दोगे। 128 का मतलब क्या है? 100 तो खुद का और 28% जीएसटी का, इससे मिला 128%। ठीक, डिवाइड करने से क्या हुआ? एक की चीज एक में डिवाइड करी। ठीक, आपके पास 10 रुपए हैं, आपको 10 लोगों में बांटने, तो आपने डिवाइड कर दिया 10 से। ठीक, क्योंकि वो 10 लोगों के ही हैं, पर अगर वो 12 लोगों के हैं तो 12 से डिवाइड करोगे ना भाई। ठीक, तो 10 डिवाइड बाय 12 करोगे 10 रुपए, क्योंकि 12 लोगों में बंटने। तो इसलिए ही इस बार जो लॉटरी का टिकट है वो 2 लोगों में बंटना है। 28% तो गवर्नमेंट में बंटना है और 100% खुद जो लॉटरी टिकट जो बेच रहा है उसको जाना है। तो इस बार दो हिस्से हैं, कौन कौन से? 100 प्लस 28, इसलिए आपने किससे डिवाइड किया? 128% से डिवाइड कर दिया। ठीक है, लॉटरी रन बाय नॉन गवर्नमेंट हो तो भी सेम, लॉटरी रन बाय गवर्नमेंट हो तो भी सेम। देखो ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट, देखो यहाँ लिख रखा है, मैं एक बार पेन यूज कर लेता हूँ जिससे आपको बेहतर समझ में आए। देखो यहाँ लिख रखा है वैल्यू, फेस वैल्यू और वैल्यू नोटिफाइड गवर्नमेंट। यहाँ पे भी क्या? ऑथराइज बाय गवर्नमेंट, असेसेबल वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू और नोटिफाई द गवर्नमेंट और हायर, वही ले रखा है। फेस वैल्यू हो गई और वैल्यू बाय नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट विच इज हायर ही हो गई, सेम बात हो गई। ठीक, तो चाहे नॉन गवर्नमेंट से हो क्योंकि चाहे गवर्नमेंट से हो, ठीक है, एक ही बात करके चलेंगे। रूल नंबर 32 में आ जाओ। रूल नंबर 31A इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बस इतना सा इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना कि जो भी प्राइस है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानी जाएगी। अगर दो प्राइस एग्जाम में दे रखी हो तो विच इज हायर वाली प्राइस ली जाएगी। रूल नंबर 32 मोर फॉरेक्स डीलिंग के दो मेथड बताए गए हैं कि फॉरेक्स डीलिंग क्या होता है सर? गेट नंबर 1 से तो फॉरेक्स मनी तो बाहर ही निकल गया था, नहीं, जब भी फॉरेक्स का कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन मार्केट में होता है तो बदले में क्या लिया जाता है? कंसिडरेशन लिया जाता है इन फॉर्म ऑफ स्प्रेड। आपने सीखा होगा एसएफए में, इन फॉर्म ऑफ स्प्रेड आपके बैंक या फिर फॉरेक्स डीलर्स आपके क्या कर लेते हैं? बीच में एक मार्जिन डिडक्ट कर लेते हैं उसी अमाउंट पे, जो मार्जिन डिडक्ट कर दिया, जो उन्होंने कंसेशन चार्ज कर लिया मनी के लेने देने में, उन्होंने रुपया लिया आपसे और आपको डॉलर दिया, गया तो आया तो मनी और गया भी मनी, फिर तो एक सर गेट नंबर 1 से बाहर निकल गया गुड्स एंड सर्विस में, ना ही गुड्स बन पाया ना सर्विस बन पाया। नहीं, फिर भी मैंने क्या बोला था? गेट नंबर 1 में बोला था कि अगर
मनी के लिए एक्सचेंज करते वक्त, कोई ट्रांजैक्शन करते वक्त बीच में कोई कंसिडरेशन चार्ज कर लेंगे, जैसे डीडी बनाते वक्त अगर बैंक ने कोई कमीशन ले लिया, ब्रोकरेज ले लिया, तो उस ब्रोकरेज पे जीएसटी लग जाएगा। वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने फॉरेक्स डीलर्स ने या फिर बैंक्स ने फॉरेक्स की ट्रांजैक्शन करते वक्त मनी लेके डॉलर देते वक्त या यूरो देते वक्त या पाउंड देते वक्त आपके बीच में कोई स्प्रेड काट लिया, अब इसका स्प्रेड क्या होता है इसके लिए आप एसएफएम टीचर से पूछना, स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड काट लिया तो वो क्या हो जाएगा, कमीशन काटना हो जाएगा और उस कमीशन पे क्या लग जाएगा, जीएसटी। उस कमीशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए अपने पास अपने रूल नंबर 32 में 2 मेथड सिखाए हुए हैं फॉरेक्स डीलिंग के, वो अभी अपन करके चलेंगे। एक है एयर ट्रेवल एजेंट, यही बता देता हूँ एयर ट्रेवल एजेंट के केस में क्या, कौन से एयर ट्रेवल एजेंट कौन होते हैं, जो आपके भैया एयरवेज की टिकट बुकिंग करा के चलते हैं। जैसे कि मान लो जेट एयरवेज की एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ने वाली है, आप लोगों को यहां से जम्मू से नीचे गोवा जाना है, ठीक है, या फिर आपके भगवान के मंदिर जाना है, तिरुपति नाथ जाना है आपको तो चेन्नई पे, ठीक, तिरुपति बालाजी सॉरी है ना, तिरुपति बालाजी जाना है आपको चेन्नई में, जहाँ के भी आप रहने वाले हो, सब बच्चे चलेंगे तिरुपति बालाजी के, ठीक है। तो एयर इंडिया की टिकट ले लिए सबने, तो सर एयर इंडिया की टिकट हमें बुक कराने नहीं आए, तो हमने क्या किया, एक एयर टिकट एजेंट से वाले से बात कर ली और उससे बुक करवा ली, तो उसने क्या किया, कुछ कमीशन चार्ज कर लिया तो जो कुछ कमीशन चार्ज कर लिया उस पर जीएसटी ले ले, नहीं उस पर जीएसटी लेंगे, इसके लिए वैल्यू अलग से कंसीडर करी जाती है। अगर आपकी फ्लाइट डोमेस्टिक फ्लाइट है, क्योंकि आप तो डोमेस्टिक फ्लाइट में जा रही हो इंडिया की, इंडिया में ही, ठीक, आप जहाँ कहीं के भी रहने वाले बच्चों, कहीं आप दिल्ली के रहने वाले हो, कोई बच्चे कुछ जो मेरे को सुन रहे होंगे हो सकता है वो दिल्ली के हो, कुछ मुंबई के हों, ठीक है, कुछ राजस्थान के ही हों, तो जो राजस्थान की, मुंबई की, दिल्ली के बच्चे जो भी सारे हैं वो जाने का पहुंचने में अपन सब कहाँ मिलने वाले हैं, अपन नहीं कपल कॉमर्स क्लासेस में इस बार अपन कहाँ मिलेंगे, तिरुपति बालाजी के। अगर अपन तिरुपति बालाजी के मिलेंगे सब बच्चे अपने टीचर के साथ, ठीक, तो क्या करेंगे अपन, तो अपन जो अपन ट्रेवल एजेंट करके देके आए हैं, जिसको कमीशन देके आए हैं, वो उस पे अपन वहां पे डिस्कस करेंगे कि भैया उसने किस वैल्यू पे जीएसटी लिया होगा आपसे, 5% ऑफ डोमेस्टिक फेयर पे। और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट, अगर अपन बाहर कैलाश के पर्वत पे जाए, शिव जी के दर्शन करने, तिब्बत के ऊपर, चाइना के ऊपर कहीं लगता है, मान लो अगर अपन वहां जाए तो इंटरनेशनल फ्लाइट होगी, दूसरे देश में पड़ रहा है ना वो, तो ठीक, तो क्या लगेगा, 10% ऑफ बेसिक फेयर सर। बेसिक फेयर में क्या होता है, ऐसे देखो यार, जब स्कूल में जाते थे तब आपसे फीस ली जाती थी और टुकड़ों में ली जाती थी, ठीक, सर हमको क्या पता, हमारे पापा देते थे, ठीक, कभी नालायक को खोल के देखना उस रिसिप्ट को पुरानी, अगर पड़ी हो तो उसमें एजुकेशन फीस अलग होती, ट्यूशन फीस अलग होती थी, स्कूल डेवलपमेंट फीस अलग होती थी, डोनेशन अलग होती थी, ठीक, तो ऐसे वो टुकड़े फीस अलग अलग नाम से ली जाती थी। तो उसमें जैसे एजुकेशन फीस पे आपको अलाउंस मिलता है, किस पे, आपको सैलरी चैप्टर में, ठीक, वैसे ही क्या आपको बेसिक फेयर का ही मिलता है, ठीक है, बेसिक फेयर पे आपको 5% चार्ज करना है। आगे इंश्योरेंस सर्विसेज, सर इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है, सर देखो इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है, ऐसा है कि इंश्योरेंस कंपनी, बेसिकली यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात करी गई है, लिखना चाहो तो लिख लो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है बच्चों, आपसे कुछ सम लेती है, 2 तरह के इंश्योरेंस देती है आपको, टर्म इंश्योरेंस और अदर प्लान, जैसे कि जीवन आनंद है ना, जीवन, अलग अलग तरह से उनकी पॉलिसीज आती है। एक तो टर्म इंश्योरेंस होता है, एक नॉर्मल इंश्योरेंस होता है। नॉर्मल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस में तो क्या होता है, आप प्रीमियम देते जाओगे, पर अगर आपको कुछ हो गया है ना, मतलब आप भगवान को प्यारे हो गए, ठीक, अगर आप भगवान को प्यारे हो गए, ठीक, कोई भी, तो ही क्या होगा, जैसे शर्मा जी का वर्ड आता था ना, तो ही क्या होगा, आपको पॉलिसी का अमाउंट मिलके चलेगा। पर इन केस आपको कुछ हुआ ही नहीं, आप तो अट्टे कट्टे पॉलिसी का अमाउंट आप प्रीमियम देते रहे तो आपको कुछ मिल जाएगा क्या, नहीं। तो टर्म इंश्योरेंस में तो सारा का सारा अमाउंट लैप्स हो जाएगा, मतलब टर्म इंश्योरेंस में जो भी आपने दिया वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिया ही नहीं, वो सारा का सारा क्या है, लाइफ का जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए दिया, ठीक, कि भैया अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी हो गई तो आपके घर वालों को पीछे से एक हैंडसम अमाउंट मिल जाए, ठीक है ना, आपके घर वालों को पीछे से एक हैंडसम अमाउंट मिल जाए, वो तो होता है टर्म इंश्योरेंस। पर दूसरी तरह का इंश्योरेंस क्या होता है, दूसरे तरह का इंश्योरेंस क्या होता है बच्चों, एक होता है नॉर्मल जीवन बीमा, जिसकी मैं जीवन आनंद की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, आप प्रीमियम दिए जाते हो, आपको चाहे कुछ हो चाहे कुछ नहीं हो, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका अमाउंट आप प्लस इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाता है, ठीक, और हो गया तो ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है, ठीक। तो वो उसमें क्या आप एज ए इन्वेस्टमेंट पैसा जमा करा रहे हो, उसमें आप एज ए इन्वेस्टमेंट पैसा जमा कर रहे हो, तो जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट पैसा जमा करा रहे हो बच्चों, उसमें एक डाउट है, आपने मनी दिया और मनी ही आ गया, तो इसमें जो प्रीमियम आपने दिया वो वापस आपके पास ऐसे इन्वेस्टमेंट लौट के आने वाला है। अरे आपने बैंक में एफडी जमा कराई, बदले में तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे ना, आपने आज बैंक में एफडी जनरेट करी 1 लाख रुपए की, 1 साल बाद खोला तो 1,08,000 1,07,000 मिलेंगे ना भाई,
है ना। तो प्रीमियम में भी ऐसा हो रहा है, आपने प्रीमियम दिया, 10 साल बाद खोला, कुछ ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है। तो जब मनी में आपको ट्रांजैक्शन गेट नंबर 1 से बाहर निकाल दिया तो प्रीमियम पे तो लगना ही नहीं चाहिए इस तरह की प्रीमियम पे तो। पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ तो आपको एक अमाउंट मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगा या फिर इन्वेस्ट परसेंटेज वाइज बढ़ के मिल जाएगा। पर अगर आपको कुछ हो गया तो ऑफकोर्स एक अनसर्टेनिटी का अमाउंट आपको मिलेगा। इसी के लिए तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करी जाती है, ठीक है। वरना तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो ज़्यादा अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक। अगर अभी भी कोई बच्चे सोच रहे हो कि बच्चे, अरे मार्केट में मिथ चल गया, मार्केट में एक मिथ चल गया कि भैया लाइफ इंश्योरेंस कोई रिटर्न देता है, लाइफ इंश्योरेंस से बढ़िया तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न जमा कराओ। अरे तो लाइफ इंश्योरेंस है ही नहीं रिटर्न के लिए यार, लाइफ इंश्योरेंस तो रिस्क कवर के लिए है, ठीक। म्यूचुअल फंड में कल को कुछ हो गया, आपको पैसे जमा नहीं करा पाए तो रिस्क रिटर्न दे देगा क्या? नहीं देगा। पर लाइफ इंश्योरेंस तब दे देगा, है ना। तो दे आर नॉट कंपेरेबल थिंग्स यार। मार्केट में कुछ बेवकूफ आ गए हैं इन दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं, रिटर्न 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 के चिल्लाते हैं। अरे लाइफ इंश्योरेंस तो कवर ही रिस्क को है, ठीक। वो म्यूचुअल फंड जैसा थोड़ी ना, हाँ वो म्यूचुअल फंड जितनी ताकत रखता ही नहीं है, पर म्यूचुअल फंड को तो आपको रिटर्न जब ही देगा जब आप उसमें लगातार पैसा डालते हुए रहोगे, ठीक। पर लाइफ इंश्योरेंस के साथ ऐसा नहीं है। अगर लाइफ इंश्योरेंस में आपने 3-4 प्रीमियम जमा करा दी और आपको कुछ हो गया तो भी आपको पूरा अमाउंट मिलेगा, ठीक, जो बात हुई थी। और अगर कुछ नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं मिलेगा, तो भी उतना ही अमाउंट मिलेगा सारा जितना जमा कराया। तो लाइफ इंश्योरेंस के साथ तो अलग कहानी है, ठीक। तो इस प्रीमियम को कैसे चार्ज करेंगे, इस पे जीएसटी, ये भी अपन बात करके देखेंगे। अभी मैं नोट से दिखाऊंगा सेकंड हैंड गुड्स कूपन और डिपॉजिटरी गुड्स में कैसे बात करके देखेंगे। और रूल नंबर 33 क्या है, प्योर ओरिजिन का केस है। प्योर ओरिजिन क्या आता है मैं बता दूंगा चैप्टर के साथ साथ। अभी आगे बढ़ते हैं फॉरेक्स डीलिंग पे। फॉरेक्स डीलिंग, एक सेकंड बच्चों, यही है फॉरेक्स डीलिंग। नहीं ये नहीं है, ये रहा। एक साइज छोटा कर लेते हैं, फॉरेक्स डीलिंग। आओ ध्यान दो, फॉरेक्स डीलिंग क्या चीज है। ऐसा है कि अगर आप पहला ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दो हैं। रूल नंबर 32 में अदर ऑप्शंस टू कंप्यूट जीएसटी ऑप्शनल है, ठीक। मतलब फॉरेस्ट डीलर का या बैंक का जब भी केस आएगा, मतलब ट्रांजैक्शन किस तरह का हो रहा है, आप रुपया दे रहे हो या पाउंड ले रहे हो या किसी भी तरह की करेंसी का एक्सचेंज कर रहे हो, तो फॉरेक्स डीलिंग का केस आ जाएगा। बीच में जो कंसिडरेशन स्प्रेड का चार्ज जो है उस पर जीएसटी लाइवेबल हो जाएगा। तो उसके लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको, कि भैया कितने रुपए के वैल्यू पे जीएसटी चार्ज करें, ठीक। 1 लाख रुपए का डॉलर रुपया 10 लाख रुपए डॉलर में कन्वर्ट करवाए तो 10 लाख रुपए पे लगेगा या कितने पे लगेगा, ठीक। तो वही आज अपन देखने जा रहे हैं कि 10 लाख रुपए पे तो नहीं लगेगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ कंसिडरेशन पे लगना चाहिए ना। उस कंसिडरेशन की वैल्यू पता लगाने जा रहे हैं। सर ली होगी ना कुछ कंसिडरेशन की वैल्यू, वही चार्ज कर लेते हैं, नहीं वो वाली अमाउंट अपन चार्ज नहीं कर पाएंगे, कुछ दूसरा अपन को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। कुछ अपन को दूसरा लेके चलना पड़ेगा। वो क्या है, अपन अपना जो भी अमाउंट आपको आपने डॉलर का दिया, देखो अगर आप INR इज इन्वॉल्व, इस INR इज इन्वॉल्व, इसको कैसे देखेंगे, इस INR इज इन्वॉल्व, ठीक है। इस अगर INR इन्वॉल्व होगा इन ट्रांजैक्शन में तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर रुपी, जैसे अगर अभी कितने का चल रहा है INR 88 रुपीज का, 83 रुपीज का चल रहा है, सॉरी डॉलर 83 रुपीज के आसपास चल रहा है, ठीक है। मैं वापस काट के लिख देता हूँ क्लियर में, 83 रुपीज, ठीक। RBI रेफरेंस रेट माइनस लगा हुआ है बीच में, माइनस RBI रेफरेंस रेट, मान लो RBI रेफरेंस रेट क्या है 82.5। RBI बोलता है कि 82.5 में हम तो कन्वर्ट करके दे देंगे, मार्केट में बढ़ा है फॉरेक्स डीलर आपको 83 में कन्वर्ट करके दे रहे हो, मतलब फॉरेक्स डीलर ने कितना रुपए का पर कमाया, 0.50 पैसा पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट। उसने मान लो $10,000 कन्वर्ट करवाए, ठीक, $10,000 लिए हैं उसने, तो कितना हो गया ये 0.5, ओ सॉरी 5,000 रुपए पे, 5,000 रुपए अमाउंट पे क्या किया जाएगा, जीएसटी चार्ज किया जाएगा। इस वैल्यू पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। सर ये अमाउंट डॉलर में आया या रुपीज में आया, अरे बच्चों ये वैल्यू रुपीज में आई क्योंकि ये नंबर ऑफ यूनिट है, ठीक है ना। 10,000, अरे न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा ना पाउंड या रुपीज में हो सकती है, ठीक। $10,000 थोड़ी ना बोल रहा हूं मैंने बोला कितने अमाउंट, कितनी यूनिट चेंज करवाई। यूनिट तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ना डॉलर है ना रुपये, क्योंकि ये अमाउंट रुपये में था तो आपका एक्चुअली यूनिट्स को मल्टीप्लाई आपने यूनिट से रुपीज से किया है, तो आपके पास वैल्यू रुपये में आई है। इस 5,000 रुपये पे आपके क्या लगेगा, जीएसटी लग जाएगा, ठीक है ना कि फुल अमाउंट पे 83 इंटू 10,000 थोड़ी ना किया मैंने, ठीक है ना, क्योंकि आपने 10,000 यूनिट ऑफ डॉलर लिए बदले में, ठीक है ना, ठीक है। RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं हो तो फिर क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू 83 का 1% कर देंगे जो कि होता है 0.83 इंटू नंबर ऑफ यूनिट कर देंगे, वही 10,000 0.83
इंटू 10,000, इस बार जो आएगा उस पर जीएसटी लगा देंगे, ठीक है। और आरबीआई अगर ट्रांजैक्शन रुपये में इन्वॉल्व भी नहीं हो तो, अगर आईएनआर इन्वॉल्व भी नहीं हो तो दोनों वैल्यू की, दोनों करेंसी की अकड़ निकालेंगे, है ना। ज्यादा ऊपर सर पे चढ़ के बात कर रही है ना, बाउंस बैक मार रही है ना, आपके बाउंस मार रही है ना आपके सर पे से। एक बोल रहा है डॉलर की बात, एक बोल रहा है रुपए पाउंड की बात, तो आपको तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आप तो हिंदुस्तानी है ना, आपको हिंदुस्तानी की समझ में तो सब रुपया में आता है, तो आप अपनी भाषा में ले आओ, है। एक बोल रहा है स्पेनिश, एक बोल रहा है इटालियन, ठीक, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं दोनों मिला के, ठीक, तो दोनों को बोले हिंदी में, बोले भाई हिंदी में, तो हिंदी में क्या बोले, मतलब आईएनआर में कन्वर्ट कर लो दोनों को। अगर फॉरेन करेंसी डॉलर में है तो आरबीआई रेफरेंस रेट का मल्टीप्लाई करके उसको आईएनआर में ले आओ, ठीक। आईएनआर में क्यों लिया है, मतलब अपन ने पूरी वैल्यू को, जो भी उसने डॉलर कन्वर्ट करवाया है, ठीक, पूरी की पूरी वैल्यू को किसमें मल्टीप्लाई कर दिया, आरबीआई रेफरेंस रेट से, मतलब पूरी की वैल्यू किसमें आ गई, पूरे डॉलर किसमें कन्वर्ट हो गए, रुपीज में कन्वर्ट हो गए। और ऐसे ही अगर उसने पाउंड यूरो भी कन्वर्ट करवाया है तो मतलब डॉलर को उसने यूरो में कन्वर्ट कराया है या यूरो को डॉलर में कन्वर्ट कराया, ऐसा हो सकता है ना। बीच में रुपया आया ही नहीं, और रुपया आया ही नहीं है तो वो इटालियन में बोल के फ्रेंच में, उसने इटालियन में बोला, उसने फ्रेंच में सुन लिया, ठीक, तो आपको तो समझ में आया नहीं, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो गया, तो आपने क्या किया, इसकी बात को भी कन्वर्ट कर ली अपनी भाषा में, इसकी बात को भी कन्वर्ट कर ली अपनी भाषा में, जिससे आपको दोनों की बात समझ में आ जाए और आप अपना कंसेशन जीएसटी पे चार्ज हो, अपना जीएसटी उस कंसेशन पे चार्ज कर पाओ, ठीक। तो इसलिए आपने क्या किया, दोनों रेट को आईएनआर में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग आरबीआई रेफरेंस रेट, ठीक। तो अब ये तो फुल वैल्यू ऑफ मनी आ गया ना बच्चों, फुल वैल्यू ऑफ मनी पे थोड़ा जीएसटी लगा देते हैं, इसलिए क्या कर दिया एंड में विच एवर इज लोअर पकड़ के उसका वापस से 1% कर दिया, वापस से 1% कर दिया, ठीक है ना। विच एवर इज लोअर करके ध्यान रखने वाली बात है, लोअर लिखा है, कई जगह सरकार मेहरबान होती है, वरना हाइयर लिख सकती थी, हाइयर लिखती तो गवर्नमेंट का जीएसटी ज्यादा बनता, पर गवर्नमेंट क्या चुन रही है, एक सस्ता वाला रास्ता चुन रही है, लोअर, ठीक है ना। आप बच्चों के लिए अच्छा रास्ता चुन रही है, विच एवर इज लोअर, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेना, कराऊं क्या सर, मैराथन क्लास में एग्जांपल तो हो नहीं सकता, चलो जल्दी ध्यान दे देते हैं। एक्सवाईजेड में मनी चेंजर है, एसेसेबल वैल्यू पता लगानी है फॉर द ट्रांजैक्शन हेड इन 2018, ठीक है ना। 2018 में जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसके लिए वैल्यू पता लगानी है। सोल्ड 10,000, ये तो यूनिट हो गए, है ना, एट यूएसडी 56 के भाव उसने बदला, आरबीआई रेट दे रखी है, आरबीआई रेफरेंस दे रखी है क्या, नहीं, इसने खुद नहीं बता दिया 55, ठीक है ना, 55, तो 56 माइनस 55, ये पहला है 56 माइनस 55 इंटू क्या आ गया 1 इंटू 10,000, यूनिट से करनी है, सोल्ड 10,000 यूएसडी, ठीक, तो ये आ गया आपका 10,000। इस 10,000 रुपये पे क्या कर लिया जाएगा, जीएसटी कंप्यूट कर लिया जाएगा, रेट आपको याद नहीं करनी, तो मतलब वैल्यू क्या आ गई 10,000 और जीएसटी की रेट जो भी होगी, इससे जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। परचेज 10,000 यूरो एट द रेट ₹1 पर यूरो, ठीक, तो वही इन्होंने 1 बता दिया, तो देखो 70 माइनस 71 इंटू 1,000, तो 1,000 रुपये पे क्या कर लिया आपका चार्ज कर लिया। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक, वही 80 माइनस 81, सेम चल रहा है, तीनों में 1 ही लग रहा है। सोल्ड 5,000 करेंसी, ठीक है ना। इसमें देखो आरबीआई रेफरेंस रेट यूनिट अवेलेबल नहीं है, तो 50,000 यूनिट को आपने क्या किया, करेंसी में कन्वर्ट कर दिया एट द रेट ₹1, तो 15 का 1%, तो 50,000 रुपये आ गया, क्योंकि यूनिट कितनी थी 50,000, तो सब ये आ गया, ठीक है ना। ये क्या किया सर, ये वापस बता दो, हाँ ये तो मैं भी अटक गया, हाँ 15 का 1% करेंगे, उसको 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाएगा, ठीक है ना। 15 का 1% करेंगे, एक बार 15 का 1%, तो आगे 0.15 इंटू 50,000 करेंगे तो 7,500 रुपये आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही सेम है, करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी में क्या है, ठीक, स्लैब रेट चलेगी, स्लैब रेट, ठीक। असेसेबल वैल्यू क्या करना, ट्रांजैक्शन वैल्यू को 1% से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो 3 4 5, ठीक, इंटू 1%, तो ये आ गया आपका 2 जीरो हटा दिया, तो 1,000 रुपए और 250, विच एवर इज हाइयर लिखा हुआ है, तो मतलब हाइयर ये आ गया। तो 1 लाख रुपए तक क्यों सर, 1 लाख रुपए क्यों लिया आपने, क्योंकि 1 लाख रुपए तक का अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू कन्वर्ट होगा रुपये में, ठीक, 1 लाख रुपए तक कन्वर्ट करा रहे होंगे तो आप ये पकड़ोगे, ठीक है। इससे आगे बढ़ेंगे 1 लाख से ज्यादा, तो ऊपर के कितने आए 1,000, तो 1,000 यहाँ पे लिख दिए, और 0.5% रेट कम कर दी, 1% रेट कम कितनी कर दी, 0.5% कर दी, ऑफ एक्सीडिंग वैल्यू ऑफ ₹1 लाख, मतलब 10 लाख से बीच में 9 लाख, तो अपने 9 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। तो 1,000 और 9 लाख का 0.5% भी ले सकते हैं, तो कितना हो गया वो 4,500 प्लस 1,000, तो 5,500, तो ये आ गया 5,500। और अब वापस से रेट कम हो गई, 0.1% ऑफ एक्सीडिंग ₹10,000, तो लोअर हाईएस्ट कैप कितना है 60,000, लोवेस्ट कैप कितना है 250, ठीक। ऑप्शन बी में लोअर कैप और हायर कैप है, पर ऑप्शन ए में ऐसा कोई भी कैप नहीं है, ठीक है, ठीक है सर।
आओ इंश्योरेंस का सीख लेते हैं। मैंने एयर ट्रेवल एजेंट का सिखाई दिया था आपको, अब इंश्योरेंस का सीख लेते हैं। इंश्योरेंस में क्या लिखा हुआ है सर? इंश्योरेंस में अगर आप सिंगल टाइम प्रीमियम दे रहे होगे, एक ही टाइम प्रीमियम देके रफा दफा कर दी पॉलिसी को, ठीक, तो मतलब प्रीमियम एक बार दे दिया, अब अपने आप रिटर्न आता रहेगा। तो 10% ऑफ प्रीमियम चार्ज, जितना भी आपने प्रीमियम दिया है उसमें से 10% का क्या मानेंगे? जैसे आपने 5 लाख रुपए का प्रीमियम दे दिया तो इसका 10% कितना होता है भाई? 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए पे जीएसटी लिया जाएगा। प्रीमियम पूरा का पूरा है 5 लाख, पर जीएसटी से 50,000 रुपए लिया जाएगा, ठीक। पर आप अपने अदर केसेस में मतलब आप प्रीमियम हर साल देते हो, तो पहले साल जो प्रीमियम दिया, मान लो इस बार आप प्रीमियम 25,000 का ही दे रहे हो, हर साल आप 25,000 ही दोगे, ठीक है। तो 25,000 का 25% कितना होता है? 6250 या 62,500, 62,500, ठीक। तो 62,500 नहीं 6250, सॉरी 6250। तो 6250 रुपए अमाउंट पे क्या लिया जाएगा? जीएसटी चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और अगले साल भी 25,000 ही दोगे, पर अगले साल और भी कम कर देंगे, 12.5% ही कर देंगे। जो भी अमाउंट आएगा उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, उस पर भी रेट लगाई जाएगी। मतलब कंसिडरेशन वैल्यू इसको लेंगे। वैल्यू क्या बोल रहा हूं मैं? 25,000 इंटू 25%, 6250। तो 6250 से वैल्यू, अब मान लो 10% रेट है तो इंटू 10%, तो जीएसटी का अमाउंट क्या आया? 65 रुपीज। बस समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। रीजन मैंने बता ही दिया था, इन्वेस्टमेंट और सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स पे क्या करते हैं? सिर्फ वैल्यू एडिशन पे, सिर्फ वैल्यू एडिशन पे जीएसटी चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने तो क्या है? परचेज वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू माइनस सेल वैल्यू इक्वल्स टू 2.5 लाख रुपए, ठीक है ना। 2.5 लाख रुपए आ गए तो 2.5 लाख रुपए पे जो भी जीएसटी की रेट है वो लगा देंगे। जैसे मान लो 10% है, 10% में मान लेता हूं एग्जांपल में दे रखा होगा 18%, ठीक। तो 18%, तो ये आ जाएगा जीएसटी का टैक्स का अमाउंट आ जाएगा, टैक्स का अमाउंट, जीएसटी टैक्स का अमाउंट आ जाएगा इससे, ठीक। तो वैल्यू एडिशन पे इसमें क्या करना है? गो टू केस में वैल्यू एडिशन पे आपको टैक्स लेना है, ना कि फुल लास्ट वैल्यू इनटू रेट पे, ठीक है ना। क्या सर? देखो मैराथन में लॉजिक्स नहीं बता सकता, इसलिए जल्दी जल्दी सीखते चले जाओ बस, ठीक है। अब तो एग्जाम आ गए, सर पे खड़े हैं, इसलिए सिर्फ बात सीख लो क्या है क्या नहीं। गुड रिप्रेजेंट के केस में क्या देखते हैं? गुड रिप्रेजेंट के केस में क्या देखते हैं कि जब से भी चीज उठाई थी, देखो एक गुड रिप्रेजेंट कंपनी थी, उसने क्या किया? गुड रिप्रेजेंट करके बेच दिया मार्केट में। कितने रुपए का बेच दिया? 31 लाख रुपए का बेच दिया, ठीक। किसी से पुरानी वैल्यू का गुड्स उठाया और 31 लाख रुपए में बेच दिया। एग्जांपल से समझ लेना, ये एग्जांपल करा रहा हूं। 31 लाख रुपए का गुड्स बेच दिया, वो 40 लाख रुपए में खरीदा था उसने, ठीक। तो 40 लाख रुपए की चीज तो ना 31 लाख रुपए में बेच दी, वो यूज भी तो कर ली इतने साल यूज भी तो कर ली, तो यहाँ की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। ये तो सेल वैल्यू है, परचेज प्राइस भी तो निकालनी पड़ेगी, उसकी आज वैल्यू कितनी है। तो 40 लाख रुपए को डेप्रिशिएट करोगे, तो 40 लाख रुपए को डेप्रिशिएट करते हुए पहुंचोगे यहाँ तक। कैसे डेप्रिशिएट करोगे? 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, तो वैल्यू आ जाएगी 30 लाख इस वाले एग्जांपल में। तो 30 लाख माइनस 1 लाख, 31 माइनस 30 लाख, 1 लाख। 1 लाख रुपए पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। मान लो 18% है तो 18,000 रुपए जीएसटी का टैक्स का अमाउंट आ गया। 18,000 आपको गवर्नमेंट को देने पड़ जाएंगे फॉर जीएसटी के टैक्स अमाउंट, ठीक है। आगे समझ में? वाउचर, वाउचर क्या करता है? वाउचर जितने भी, जैसे आज मेरे को वाउचर मिला, कुछ भी चीज बेचने पे आज मेरे को वाउचर मिला, तो जो मैंने सामने से खरीदा, ठीक, वाउचर जो मिला, अब उस वाउचर की ये नहीं जो मैंने, जैसे मान लो मैंने आज 500 रुपए देके कोई चीज खरीद ली, लेंसकार्ट से चश्मा खरीद लिया और मेरे को एक वाउचर मिल गया। अब उस वाउचर की क्षमता कितनी खरीदने की? सर वो तो वाउचर है ना, 500 रुपए की परचेज पे आपको एक वाउचर मिला जिसकी खुद की वैल्यू 2,000 रुपए तक की चीज परचेज करने की है। उस वाउचर से आप 2,000 रुपए तक का चश्मा, अरे वाह, ऐसा कौन सा जादू हो रहा है? ऐसा कौन कर रहा है मार्केटिंग की? 500 रुपए का कुछ आइटम खरीदा और 2,000 रुपए का वो आपको ऐसा वाउचर मिल गया कि फ्यूचर में आप उससे 2,000 रुपए तक का आइटम खरीद सकते हो। वाओ, ये तो बहुत बहुत बढ़िया फायदा है सर, ये तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट हो गया। चलो ठीक है, अगर हो गया तो मैं तो क्या बोल रहा हूँ, वाउचर की वैल्यू 500 रुपए होगी, 250 रुपए होगी या फिर 2,000 रुपए होगी, 2,000 रुपए होगी। कोई डाउट ही नहीं है कि वाउचर की जितनी क्षमता है सामने वाले की, उस वाउचर की जितनी औकात है, जितनी वैल्यू, जितनी वो कैपेबल इनफ है कि सामने वो कितने की चीज आर्टिकल बाय कर सकता है, वो उसकी कंसिडरेशन हो जाएगा, उसी पे जीएसटी चार्ज कर लोगे, ठीक है। इसी के साथ अपना खत्म हो जाता है आपका क्या, वैल्यूएशन चैप्टर। वैल्यूएशन चैप्टर में बस एक चीज बच गई, प्योर एजेंट। प्योर एजेंट क्या होता है आपका? जो बिल में सेपरेटली तो लिखता है अमाउंट को, सेपरेटली लिखना इज अ मैंडेटरी कंडीशन, ठीक है ना। बिल में सेपरेटली लिखता है कंडीशन को, उस अमाउंट पे वो पहले से जीएसटी दे चुका होता है, वो अलग से कोई भी जीएसटी उस पे नहीं ले रहा होता। सर फॉर एग्जांपल करके बताओ, ऐसे हमारी बात दिमाग के ऊपर से चली गई, ठीक है। तुमको हर चीज अच्छे से चाहिए तो मैं ऐसे बता देता हूं। एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, ये ओनर है बिल्डिंग का, इसने ठेका दिया इसको कॉन्ट्रैक्टर को, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टर। कैसे पहचानोगे इसे? कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। इस ठेकेदार को इस बिल्डर ओनर ने बोला कि भैया मेरी तो बिल्डिंग का है ना, पूरा का पूरा क्या कर दे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दे,
स्ट्रक्चर तैयार कर दे, तो इसने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। फिर इसने इसको एक और बात बोली, भाई अंदर का इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं ना, बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं ना, तो इंटीरियर डिजाइन भी तू कर दे, ठीक, इंटीरियर डिजाइन भी तू कर दे। तो बोले नहीं सर, इंटीरियर डिजाइन तो मैं नहीं करता, मैं तो ठेकेदार आदमी हूँ, मेरे को इतना बारीक काम नहीं आता, ये तो बहुत सुंदर काम है सर, ये तो घर को एकदम सुंदर लोग ही सुंदर घर को सुंदर बना सकते हैं, तो हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ ढांचा खड़ा करके दे दिया आपको, अब क्या करें? तो अब क्या करें? अब एक काम करो, डू वन थिंग यारो, है ना। इसने बोला कि मैं चलो करवा दूंगा, इसने बोला फिर तेरे को ठेका नहीं दूंगा, तो इसने बोला नहीं 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 मैं करवा दूंगा। ऐसे क्या समझा है? अपने बड़े दोस्त हैं, अपने बड़े दोस्त हैं, अपने इंटीरियर डिजाइनर बड़े दोस्त है। तो इसकी एक दोस्त है, इसकी एक दोस्त है इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है ना, इसकी एक दोस्त है इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है, इसकी एक दोस्त है इंटीरियर डिजाइनर। तो इसने इसको बोला कि भैया इंटीरियर काम करेगी? तो इसने बोला बिल्कुल करूंगी, ठीक है ना। इसने बोला इसका नाम काम करेगी? इसने बोला बिल्कुल करूंगी। तो काम के नाम पे इसने क्या बोला कि 2.5 लाख 5 लाख रुपए इसने बताया इसको, और ये इससे ठेके के लेने वाला था 50 लाख रुपए। तो अब मिस्टर ठेकेदार आदमी जब इसको इनवॉइस रेज करे तो उसने क्या किया, 50 लाख तो खुद के प्लस 5 लाख इंटीरियर डिजाइनर के, ऐसे करके 55 लाख का बिल रेज किया। ऐसे नहीं किया कि भैया अब तो 60 लाख रुपए दे देना आप मेरे को, इंटीरियर डिजाइनर के 10 लाख रुपए लग गए। इसने मतलब इसने वैल्यू रेज कर दी। अगर ये 60 लाख रुपए ले ले इकट्ठे तो भी फिर ये प्योर एजेंट नहीं हुआ, और अगर ये 55 लाख रुपए ले ले इकट्ठे तो भी ये प्योर एजेंट नहीं हुआ। इसको ऐसे बिल्कुल बायोफिजिकल करके दिखाना पड़ेगा, तब तो ये आदमी क्या हुआ, प्योर एजेंट हुआ। तो इस केस में सिर्फ 50 लाख रुपए पे क्या जीएसटी लगेगा, 5 लाख रुपए पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये हुआ आपका प्योर एजेंट का केस। इसी के साथ आपका वैल्यूएशन चैप्टर खत्म होता है, और अपन कल मिलेंगे अगले मैराथन में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। बाय बाय बच्चों, ध्यान से पढ़ाई करते रहो। और जिस बच्चों को अगर जल्दी जल्दी क्लासेस चाहिए तो वो मेरी यूट्यूब पे ओल्ड क्लासेस दे सकता है, कितना कुछ भी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं है, और जो अमेंडमेंट है उसके लिए मैंने अमेंडमेंट क्लास अलग से ले रखी है, ठीक है। ओके।